भारती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। इन्हें महज 36 साल की उम्र में जिला सहकारी बैंक का युवा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे के नायक और पर्दे के सामने के चाणक्य के तौर पर इनको जाना जाता है। एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाता है कि एक बैंक के पुनरुद्धार के लिए इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। एक बैंक को घाटे से मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया था। आज हम उसी राजनीतिक शख्सियत की बात करने वाले हैं। नाम है अमित शाह। दोस्तों, इस समय हम ये पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में कद जिनका बढ़ता रहा है और लगातार चर्चा का विषय रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अलग अलग नेताओं का जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री मोदी के जस्ट बाद अमित शाह जी का नाम जो है जरूर सामने आता है। बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री मोदी लगातार गुजरात दौरे पर रहे, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन रही या साधारण रही वो क्या थी? वो ये कि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह जी का दौरा रहा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई दिलचस्प वजह है? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना जो है अभी बाकी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री पद की तो 75 साल की उम्र का जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है कि 75 साल के बाद जो नेता हैं वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री पर ये लागू होगा? और अगर लागू होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद क्या प्रधानमंत्री बनने की रेस में अमित शाह सबसे आगे चल रहे हैं? इस सवाल का जवाब आज के शो अनकट बातें में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयेश सोनी जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल इस सवाल पर जो मैंने शुरुआत में उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बाद अमित शाह जी का दौरा होता है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? और फिलहाल क्या इसे चर्चा का विषय होना चाहिए? क्योंकि बीते दिनों ये भी चर्चा शुरू थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री पद के लिए किसी का नंबर है तो वो अमित शाह जी का है। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल एक चीज जो आपने बताई कि गुजरात के अंदर जब जब नरेंद्र मोदी का दौरा रहता है उसके पीछे अमित शाह का दौरा बिल्कुल होता है। और ये एक मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी होगी बीजेपी की कि अगर गुजरात के एक रीजन में अगर नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं, वहां पर योजनाओं का शुभारंभ करवाते हैं या कोई और कार्यक्रम करते हैं, तो साथ साथ उसके दूसरे तीसरे दिन पीछे ही अमित शाह का प्रोग्राम भी शेड्यूल होता है। वो किसी दूसरे जोन में जाते हैं, वहां पर किसी दूसरे कार्यक्रमों के अंदर वो शरीक होते हैं। लेकिन ये पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत आने वाले गुजरात विधानसभा इलेक्शन की अगर तैयारी के रूप में भी अगर हम इस बात को देखें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब ये इस प्रकार से यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही मास पब्लिक को इंटरेक्ट करते हैं और जो पार्टी का और सरकार का जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक के लिए जो लाभदायी स्कीम होती है उसका लोकार्पण भी होता है, उसकी बातें भी होती है। साथ साथ गुजरात के साथ जो ये दोनों नेताओं का जो अटैचमेंट है, पब्लिक के दिलों में जो इनका स्थान है वो एकदम से फिर से ताजा हो जाता है। और वो इंटरेक्शन इस प्रकार से होता है कि लोग रोड शो में या उसमें इस प्रकार से जुड़ते हैं ताकि पूरा माहौल बन जाता है। और गुजरात के अंदर जो है इसका पूरे गुजरात में इसका मैसेज जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं इसको कि आने वाले चुनाव की रणनीति के तहत इस प्रकार के आयोजन किए जाते होंगे और बहुत ही माइक्रो लेवल से ये पूरे चीजों को ये लोगों का मैनेजमेंट होता है, पार्टी का मैनेजमेंट होता है, सरकार का मैनेजमेंट होता है। और बहुत ही बड़े, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भावनगर में जब नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ तो 34,000 करोड़ से ज्यादा का योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया या लोकार्पण किया।
तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कार्य होगा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और ये इतना लोगों को फायदेमंद भी होगा। आने वाले समय में योजनाएं सफल होगी, पूर्ण होगी, या जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी है उसका लोकार्पण होगा, तो इसका फायदा सीधे लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इससे जो सरकार का मैसेज है कि हम जो सरकार चलाते हैं तो जन सुखाकारी के लिए ये काम करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, तो सरकार आपके लिए है, ये पूरा मैसेज ये ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा जाता है। और ये दोनों ही नेता जो कि सेंट्रल में बड़े कद के नेता है और वो गुजरात से है, इसलिए दोनों नेताओं का साथ साथ प्रोग्राम शेड्यूल करा जाता है। जी, एक कारण तो ये माना जा सकता है कि दोनों नेताओं का कद भारतीय जनता पार्टी में बड़ा है। शायद ये वजह हो सकती है कि एक के बाद एक दौरा जो है वो होता है। लेकिन क्या इसके पीछे की एक रणनीति ये भी हो सकती है कि प्रधानमंत्री का जो पद है अब कुछ ही साल हो सकता है कि वो खाली हो, क्योंकि हालांकि अभी ये फिलहाल के लिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि औपचारिक घोषणा इसका जिक्र तक भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल नहीं है कि 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे कि नहीं, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मोदी के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिली है, और प्रधानमंत्री की एक अलग छवि जो है वो जनता के सामने निखर कर सामने आई है। तो क्या ऐसा कोई दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है? क्या वो अमित शाह हो सकते हैं? ये मेरा सवाल फिर से आपसे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा होगा, इसका फैसला बहुत लंबे समय पहले लिया जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर 2007 के अंदर जब वो फिर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके दूसरे दिन से 2014 के अंदर होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए जो है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तय हो गया था। लेकिन ये पूरा जो मामला है वो पूरा अंडर करंट था। वो तैयारियां शुरू हो गई 2009 के लिए नहीं, 2014 के लिए, क्योंकि 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदार बनाना है तो वो इतना आसान नहीं था। जबकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में है और वो 2004 में जीते हैं, 2009 में भी अगर जीते हैं तो 2014 में हमें उसे हटाना है, किसी तरह से हटाना है, और उसके लिए एक मजबूत दावेदार की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी। तो पूरे देश में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी राज्यों में, और बाकी जो भी केंद्र के अंदर जो भी नेता थे, उसके अंदर सबसे उभर कर नरेंद्र मोदी आए थे। और गुजरात को पहले से ही हिंदुत्व की एक पृष्ठभूमि से देखा जाता है, और ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि लंबे अरसे से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसको एक रोल मॉडल के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ की जो विकास और जो गति है बाकी राज्यों के मुकाबले वो काफी ज्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेक्ट है जिसकी वजह से मोदी उस टाइम पर 2007 के चुनाव के बाद चुने गए थे, लेकिन 2009 में उसको प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नहीं देखा जाता था। उस टाइम पर अडवाणी जी थे और वेटिंग फॉर पीएम और इस तरह के जुमले उस टाइम पर चले थे और खूब चले थे, लेकिन उस टाइम पर नहीं थे। वाजपेयी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री के दावेदार थे और अडवाणी जी थे। मोदी का नाम वहां नहीं था, लेकिन जो संघ है और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है उसमें डिसाइड हो गया था कि 2014 में हमें इनको दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना है। 2009 के इलेक्शन के बाद पूरे 5 साल तक ये पूरा एक कैंपेनिंग चला, और ये कैंपेनिंग के तहत नरेंद्र मोदी पूरे देश भर में एकमात्र नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। ये इस प्रकार का एक माहौल
5 साल के दौरान बन गया, जी, उसके अंदर कांग्रेस की कमियां दिखाई गई, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की खूबियां दिखाई गई, लोगों के माइंड में ये एक माइंडसेट सेट किया गया कि एक ही व्यक्ति है जो केंद्र के अंदर सरकार बना सकता है और देश के फायदे के लिए काम कर सकता है। तो ये पूरा जो प्रोजेक्शन है वो पूरे 5 साल तक चला और 2014 में उनका नाम सबसे ऊपर रहा। आपका दूसरा सवाल था कि ये अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको वही बता रहा हूं अब कि दावेदार जो है वो बहुत सारे हैं, केवल अमित शाह है ऐसा नहीं है, नितिन गडकरी जी भी है, योगी जी भी है, कई ऐसे और नेता है जिसके नाम कहीं दावेदार के तौर पर नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी वो दावेदार हो सकते हैं। जब गुजरात के अंदर केशुभाई की सरकार थी 2001 में, जब कच्छ के अंदर भूकंप आया, पूरे गुजरात के अंदर बहुत सारे जो इसे भूकंप के चलते बहुत सारा नुकसान भी हुआ। उसके बाद जब लगा कि अब सरकार बदलनी चाहिए, केशुभाई को हटाकर और किसी को लाना चाहिए, उस टाइम पर बहुत सारे पाटीदार नेता ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदार थे, लेकिन अचानक ही कहीं कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी जिन्होंने नहीं जीता था, ऐसे नरेंद्र मोदी को सीधे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं 6 महीने के अंदर, और उसके बाद में वो रेगुलर मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करते हैं। और गुजरात के अंदर काम करने के बाद उसकी जो छवि है वो पूरे राज्य, पूरे देश भर में और विदेश तक उनका जो कार्य था वो देखा गया, सराहा गया। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था। तो हम ये नहीं मानते, दावेदार हो सकते हैं, लेकिन वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी के बाद, वो अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। एक यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही इस तौर पर देखा जाता है कि सरप्राइजेस देने में बीजेपी को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि अक्सर बीजेपी ऐसे खुलासे करती रहती है कि किसी ने सोचा नहीं था शायद कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और बना भी दिया जाएगा, क्योंकि उस तरीके से देखा गया और उस कैंडिडेट को चुना गया जिनकी छवि विपक्ष की नजरों में भी कहीं ना कहीं सकारात्मक है। तो क्या यहाँ पर अमित शाह, जिनको एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि वो दूसरे नंबर पर हो सकते हैं प्रधानमंत्री की रेस में, क्या इसके लिए भी एक सरप्राइज तैयार किया जा रहा है? क्योंकि जैसा आपने कहा जयेश जी कि सिर्फ प्रधानमंत्री की रेस में अमित शाह ही नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी जैसे बड़े कद के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। क्या ये नाम भी धरे के धरे रह जाएंगे और पोटली से, तिजोरी से कोई बड़ा नाम निकलने वाला है? क्या ये सोचा जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा था कि दावेदार कई हो सकते हैं, जिसके नाम भी हमने नहीं सुने हैं, वो भी अंदर से दावेदार हो सकते हैं, लेकिन कौन बनेगा वो अभी तय करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव हुए और आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, तब कहीं पर भी उनका नाम नहीं था, कहीं पर भी कोई ये नहीं कह रहा था। मैं उस टाइम पर दिल्ली में ही था और वो चुनाव बहुत नजदीक से मैंने देखा था, जब वो नाम घोषित करने के लिए कई दिनों तक मशक्कत चली कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने बहुत लंबे अरसे के बाद अचानक एक दिन योगी जी का नाम डिक्लेयर किया मुख्यमंत्री पद के लिए। तो तब खुद विधायक दल, पूरा विधायक दल, जितने लोग वहां पर चुनाव जीत चुके थे, वो विधायक दल भी अचंभित था कि ये कैसे हो गया। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, जहां पर ये चीजें तय की जाती है, उन्होंने कई बैठकें की, कई चीजों को देखा, समझा
कि कौन योग्य है इस पद के लिए, क्योंकि लंबे अरसे से वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं था। कई चीजें ऐसी थी कि जिसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं था। वहां पर अराजकता थी, गुंडाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वो सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर सकता है। ये सारी चीजें मंथन के बाद लगा कि एक योगी आदित्यनाथ है जो इस सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और उनको फ्री हैंड दिया गया। तब जाके उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो आज जो हम देख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के मेहनत और उनकी जो ईमानदारी है और उनकी जो उनकी खूबी है उसके बदौलत है। बाकी और किसी के बस की बात नहीं थी। तो यही चीज है कि बीजेपी में सारी चीजों की मंथन होती है, बैठकें होती है, बहुत सारे नामों पर विचार होता है, किसकी क्या खूबी है, किसकी क्या कमी है, वो सारी चीजें रिपोर्ट तैयार होता है, सारा सर्वे होता है, पब्लिकली क्या उसकी इमेज है, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद नंबरिंग दी जाती है, और उसके बाद कितने लोग किसके समर्थन में है, कितने लोग किसके समर्थन में है, वो पूरा एनालिसिस किया जाता है और बाद में नाम तय किया जाता है। सर्वसम्मति से चीजें होती है, लेकिन उसके अंदर मंथन बहुत होता है। तभी मंथन जितना ज्यादा होगा तभी चीजें अच्छी उभर कर आएगी। अगर समुद्र मंथन नहीं हुआ होता तो कई चीजें नहीं हो पाती, उसमें से विष भी निकला और अच्छी चीजें भी निकली। उसी तरह से बीजेपी में आज भी वही परंपरा चली आती है मंथन की, और मंथन के साथ साथ जो चीजों को परखा जाता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, और उसके बाद तय किया जाता है कि कौन हो सकता है बेहतर। तो ये यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, जैसा आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र यहाँ किया, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में खटपट है, इसकी भी खबरें हमें सुनने को मिलती रहती है। तो दो बड़े दावेदार, नितिन गडकरी को बीते दिनों कई सर्वे ऐसे आए जिसमें माना गया कि नितिन गडकरी भी पीएम पद की रेस में है, क्योंकि एक अच्छी छवि के नेता वो भी माने जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि विपक्ष के साथ भी उनकी बनती है, तो शायद विपक्ष को भी उनके नाम पर ऐतराज नहीं हो अगर आगे जाकर ऐसा कुछ होता है तो, भारतीय जनता पार्टी अगर उनको दावेदार बनाती है तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो खटपट की खबरें सामने आती रहती है, क्या इसमें आपको कोई सच्चाई नजर आती है? और अगर ऐसा है तो क्या आगे जाकर जब प्रधानमंत्री पद के दो दावेदारी सामने आएगी तो ये खटपट सामने आएगी, ऐसा लगता है आपको, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष द्वारा गढ़ा गया एक पुलिंदा है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले में भी बहुत ही स्पष्ट है कि जैसे हमारे हाथ की ये 5 उंगली है वो एक समान नहीं होती, वैसे ही सब लोगों के बीच का जो माइंडसेट है या जो विचारधारा है वो सही एक जैसी नहीं होती। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में किसी मामले को लेकर के हो सकता है कि मनमुटाव हो, मनभेद हो, लेकिन मतभेद भी हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकता है, और विचारधाराओं के तहत भी कुछ वो उनके बीच में टकराव हो सकता है। लेकिन जब बात पार्टी की डिसिप्लिन की आती है तो वो सारी चीजें एक तरफ हो जाती है और पार्टी का डिसीजन सर्वोपरि हो जाता है। अगर आज मैं आपसे कहूं कि पार्टी की कोर कमेटी में अगर डिसीजन लिया जाता है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी रिटायर्ड होंगे, तो उसके बाद क्या स्टेप लेना है, वो सारी चीजों का मंथन ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा या हो भी गया हो, कंप्लीट भी हो गया हो, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लो कि 1% के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी अपने पद से इस्तीफा देते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री के लिए किसी का चुनाव होना है, तो वो सारी चीजें पहले डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद ही आगे का डिसीजन हो सकता है। और डिसिप्लिन पार्टी की ऐसी है कि पार्टी अगर सर्वसम्मति से कोई एक फैसला ले लेती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री खुद भी सामने से चलकर राष्ट्रपति को इस्तीफा दे कर आएंगे और अपना समर्थन पत्र जो भी है
अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जिनको चुना गया है उनको समर्थन पत्र भी वो देकर आएंगे। ऐसी परंपराएं रही है, ऐसी परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर हमने देखा है केशुभाई की सरकार थी, केशुभाई को हटाया गया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका नाम आया था नरेंद्र भाई मोदी का, तो उनको आज समर्थन पत्र भी उन्होंने दिया था। उसके बाद रिसेंटली अभी जो हमारे राज्य के जो भूपेंद्र भाई पटेल है, उससे पहले स्वर्गीय मुख्यमंत्री को हटाया गया था, उनको लाया गया था। उससे पहले आनंदीबेन पटेल को हटाया गया था। तो ये हमने देखा है पार्टी की क्या परंपराएं रही है। तो ये कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, पार्टी के अंदर डिसीजन जो होता है वो सर्वोपरि होता है और वो सबको मान्य रखना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी लागू पड़ता है और बाकी नेताओं के लिए भी लागू पड़ता है। कोई मिनिस्टर भी अगर होगा, उसके बारे में अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी तो वो स्वयं जाके अपना इस्तीफा दे देगा। बाकी सरकारों में हमने ये सब चीजें नहीं देखी है। मेरे ये 28-30 साल के जो करियर है उसके अंदर मैंने कई सरकार देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, बाकी राज्यों की सरकारें भी देखी है। वहां कहीं पर भी इस प्रकार की परंपराएं नहीं है। केवल ये बीजेपी में देखने को मिलता है कि एक बार जो सीनियर लीडर्स होंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या जो भी उनकी कोर कमेटी होगी या संसदीय समिति होगी, वो एक डिसीजन ले लेते हैं, वो बता देते हैं। तो सुबह 10 बजे उनको जाके राज्यपाल होगा, उसको जाके इस्तीफा दे देना पड़ता है। ये परंपरा रही है। तो मतलब अगर आज भी प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा सौंप दीजिए, तो पार्टी के निर्देश से बड़ा कोई डिसीजन उनके लिए नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लागू होता है, ये आप कह रहे हैं, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल, ये मैं परंपरा की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की ये परंपरा रही है, ये डिसिप्लिन रहा है कि सब लोग जो पार्टी का निर्णय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में जो पार्टी के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो बैठ के खुद उसमें मान लीजिए कि प्रधानमंत्री भी रहेंगे और वो बातों की चर्चा होती है, डिस्कशन होता है और जो डिसीजन होता है फाइनली कि क्या करना चाहिए, और वो जो डिसीजन होता है वो फिर प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और नेता हो, उन सबको मान्य रहता है। कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करता है। ऐसी परंपरा बीजेपी में रही है। मैं ये नहीं कहता हूं, ऐसा कोई दावा भी नहीं करता हूं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे। मैं तो ये एक परंपरा की बात करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात होगी या होती है तो ये ऐसी परंपरा चली आ रही है पार्टी में। और इसीलिए आज देश के अंदर तो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पर विदेशों तक इतना बड़ा संगठन और किसी भी पार्टी में, वर्ल्ड में किसी भी पार्टी का नहीं है। जितना बड़ा संगठन आज बीजेपी का इंडिया में है, उतना बड़ा संगठन और किसी का नहीं है। और एक समय था जब इतना बड़ा संगठन कांग्रेस का भी हुआ करता था, लेकिन आज उसकी स्थिति पूरे देश भर में बहुत ही बुरी है और गुजरात में तो मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। हम कई सालों से देख रहे हैं कि पुनर्जीवित करने के बहुत प्रयास किए गए कांग्रेस को गुजरात में, लेकिन कभी भी सफलता नहीं मिली। और एक और चीज में गुजरात की अगर बात करूं तो थर्ड फ्रंट बाकी राज्यों में जो निर्दलीय या अपक्ष या दूसरी तीसरी पार्टी जो भी रहती है उनको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, लेकिन गुजरात की परंपरा है या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। तीसरा कोई विकल्प यहाँ पर लोग चुनते नहीं है, ज्यादा नहीं चुनते हैं। जी। मैं आपको बताऊं कि पिछले 30 साल से ज्यादा समय हो गया गुजरात में बीजेपी का शासन है। बिल्कुल। और ये क्यों है? क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल भी सफाई से, संगठन के तौर पर देखे जाए या मुद्दों के तौर पर देखा जाए या किसी भी बात पर एक विपक्ष के तौर पर जो कार्य होना चाहिए वो निभाने में बिल्कुल ही निष्फल रही है और अपना संगठन पुनर्जीवित नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर उनको बहुत ही लेस मात्रा में सफलता मिलती है। पिछले बार विधानसभा इलेक्शन जो 2022 में हुआ उसमें 156 सीटें जीती, वो रिकॉर्ड इतिहास बन गया।
मतलब कि वोट शेयर देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर सीटों के बारे में देखा जाए तो बहुत लंबा अंतर, बहुत लंबा अंतर, मतलब विपक्ष का कोई स्थान ही नहीं रहा था। तो ये एक चमत्कारिक कह सकते हैं। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे CR पाटिल, उनकी अध्यक्षता में ये जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर अकल्पनीय, वैसे तो वो बोल रहे थे कि हम 150 के ऊपर जा रहे हैं, वो पहले से ही बता रहे थे, और 156 लाएंगे ऐसा किसी के भी अनुमान नहीं था, लेकिन 156 सीट लेकर आए, इतना बड़ा मार्जिन से जीते। तो ये एक गुजरात के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि CR पाटिल जैसे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ और इतनी बड़ी सफलता मिली। उसके बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो 25 सीटें जीती, एक सीट हारी। वो कारण का संशोधन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने 25 सीट जीतने का श्रेय नहीं लिया CR पाटिल ने। उन्होंने एक सीट जो वो नहीं जीत पाए थे उसका दुख जताया था, और कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि ये आपकी मेहनत कहीं ना कहीं कम रही होगी, या हमारी मेहनत कम रही होगी जो हम ये सीट हार गए। 25 सीट जीतने का श्रेय नहीं लिया और एक सीट हारने की जिम्मेदारी ली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये नेता होते हैं जो संगठन को आगे बढ़ाते हैं, संगठन का नेतृत्व करने के लिए वो काबिलियत रखते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपने ये कही कि CR पाटिल ने मोर्चा संभाला था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि CR पाटिल को बिहार चुनाव के लिए भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रहलाद जोशी और बाकी जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको चुना गया है बिहार चुनाव के लिए, लेकिन CR पाटिल का चुना जाना भी ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि गुजरात में और महाराष्ट्र में जिस तरीके के नतीजे सामने आए, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब फिर से एक बार CR पाटिल पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। बीते दिनों जब वो सूरत आए थे तो जयेश जी उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि जो जिस तरीके से हमने बिहार में अभी पिछला चुनाव जो है जिस तरीके की सीटें आई थी, उसी तरीके का जो नतीजा होगा इस बार भी होगा, और वो बहुत ही आश्वस्त, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए कि पिछले बार से भी ज्यादा सीटें जो है इस बार NDA जो है बिहार में लेकर आएगा। तो उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए कि हम ये बोल पाए। चुनाव में जब कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एंटी इनकम्बेंसी है, बावजूद इसके आप जनता के बीच में वो भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे, तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत होती है जो CR पाटिल ने दिखाया। अभी फिलहाल क्योंकि अमित शाह से लेकर हमने सारे मुद्दों पर बात की कि अमित शाह हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, या योगी आदित्यनाथ या किसी और नेता का नाम जो है प्रधानमंत्री की रेस में सामने आ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब इस शो के जरिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयेश सोनी जी ने बड़े ही बाखूबी से तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि आपको अनकट बातों का ये जो एपिसोड है ये पसंद आया होगा, तो अपनी राय जो है वो हमें जरूर बताइएगा। अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।